गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने SN1 और SN2 को कवर अप कर लिया है। आज की क्लास में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है। तो हमने SN1 में देखा था, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसमें कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड का नेचर कैसे होता है, पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसके वजह से हमारे पास क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके हमारे पास कार्बोकेटाइन स्पीशीज जनरेट हो जाती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एज सून एज अ लिविंग ग्रुप लीव्स, मतलब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड मेकिंग है और कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो साइमल्टेनियसली होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, तो जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इसके कंपैरिजन में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे हाई होती है। ये हमने इन दोनों की रिएक्शन अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब जो मेन बात है वो है स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे या जिसने पढ़ लिया, वहां पे उन्होंने देखा होगा कि वहां पे लिखा रहता है स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। सपोज ये मान लो कि तुम्हारी क्या है, एक बाईसाइकिल की शॉप है। ठीक है, बाईसाइकिल की शॉप है, तो वहां पे अलग अलग वर्कर्स है। कोई वहां पे ये क्रॉस बार बना रहा है, कोई इस गद्दी को रेडी कर रहा है, कोई सीट पोस्ट को रेडी कर रहा है, ठीक है, कोई इस टायर को रेडी कर रहा है। तो अलग अलग वर्कर्स अलग अलग पार्ट्स को बना रहे हैं। लेट अस सपोज कि जो बाकी सारे वर्कर्स है वो अपने अपने पार्ट्स को सेवन डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, अपना पार्ट्स बना। लेकिन जो वर्कर ये टायर को बना रहा है उसको टाइम लग रहा है 10 दिन बनाने में। ठीक है, तो जो तुम्हारी बाईसाइकिल की जो डिलीवरी होगी, ठीक है, या बाईसाइकिल किस रेट में बन रहा है तुम्हारी शॉप में, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उस वर्कर पे जो इस टायर को बना रहा है, या जो सबसे ज्यादा स्लो है। क्यों? क्योंकि जब तक सारे के सारे पार्ट्स बाईसाइकिल के असेंबल नहीं होंगे, बाईसाइकिल रेडी नहीं होगी। यानी कि इस बाईसाइकिल का जो रेट है इसका मैन्युफैक्चर का, वो डिपेंड कर रहा है हमारे उस वाले वर्कर के ऊपर जो सबसे ज्यादा स्लो है, जो इस टायर को बना रहा है। उसी तरीके से जब हम इसको केमिकल रिएक्शन की टर्म्स में देखते हैं, तो वहां पे भी कोई भी रिएक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ स्टेप्स फास्ट होते हैं और कुछ स्टेप्स स्लो होते हैं। तो जो स्लो स्टेप होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल पे समझा कि जो वर्कर सबसे ज्यादा स्लो है उसके ऊपर इनकी रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड कर रही है। वैसे ही जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, कोई एक स्टेप होता है जो स्लो स्टेप होता है जिसके ऊपर पूरी रेट हमारी डिपेंड करती है। ठीक है, तो स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हमने समझ लिया है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि ये वाला जो स्टेप है इसको हमने स्लो स्टेप क्यों बोला है, इस वाले स्टेप को हमने स्लो स्टेप क्यों बोला, इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या था, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपना कार्बोकेटाइन सेंटर में अटैक कर रहा था। लेकिन हमने उस वाले स्टेप को स्लो नहीं बोला, हम इस वाले स्टेप को स्लो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, हमारे पास अच्छा खासा हमारा अल्काइल हैलाइड था। अब इस अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक हमें कार्बोकेटाइन स्पीसीज मिल गई है। कार्बोकेटाइन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल मतलब कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो क्यों चाहेगा कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए? नहीं चाहेगा ना, हर कोई चाहेगा कि लोअर एनर्जी स्टेट में रहे, स्टेबल फॉर्म में रहे, किसी को भी अनस्टेबिलिटी नहीं पसंद है। इसकी वजह से जब स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं स्लो रिएक्शन। ठीक है, ओके। और जो स्लो रिएक्शन होता है हमने देखा वो क्या होता है, अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि अगर मुझे SN1 रिएक्शन का रेट देखना है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो वो मैं इस वाली स्टेप से देखूंगी। इस वाली स्टेप में हमारे कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो अब जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है वो हमारी स्लो स्टेप है, तो इसमें हमारे एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जो है अपना अल्काइल हैलाइड। इसलिए जो SN1 रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसलिए हम यहाँ पे SN1 लिखते हैं। ऑर्डर 1 है इसलिए यहाँ पे 1। जब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन, यहाँ पे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एज सून एज द लिविंग ग्रुप लीव्स। तो यहाँ का जो रेट है वो मैं किसको मानूंगी, किस वाले स्टेप से मांगू, इसी में मांगू, इसी को मानना पड़ेगा हमें अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे जो अपना रेट होगा SN2 रिएक्शन का, वो डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी और अपने न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी। ठीक है,
तो इसका ऑर्डर 1, इसका 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 1 + 1 2, इसलिए हमने क्या लिखते हैं, हम SN2 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड तो दोनों के केस में वो डिपेंड कर रहा है उनका रेट, लेकिन जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ये सिर्फ SN2 जो है, जो SN2 रिएक्शन का रेट है सिर्फ वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, SN वाला का रेट नहीं डिपेंड कर रहा। अब डिपेंड करने का मतलब क्या होता है, डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि अगर तुम SN1 के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे, ठीक है, या फिर तुम वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे, उसके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका जो रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं SN2 की, हम कह रहे हैं उसका रेट अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगे तो इसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इस वाले केस में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है उसमें हमारा इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। अगर तुम बोलोगे ये स्टेट तो है, ये भी इंटरमीडिएट होगा, नहीं, इसको हम इंटरमीडिएट नहीं बोलते, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फर्क होता है, ठीक है। क्या फर्क होता है, ये फर्क होता है कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट होता है उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने बताया था, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो सबसे हायर इन एनर्जी होता है वो होता है ये ट्रांजिशन स्टेट। इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आएगा तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से हम ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हमने बहुत अच्छे से समझा कि जब हम बात करते हैं SN1 की, तो हम बात करते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन जब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन में अपोजिट ऑर्डर हो जाता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन सा, अपना 0 डिग्री, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में SN2 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे टर्शरी के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन, इसमें किस टाइप के सॉल्वेंट यूज होते हैं। तो SN1 के केस में अगर हम मोर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वो रिएक्शन को फेवर करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो SN1 के केस में हमारे पास आयंस जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को फेवर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है अपने SN2 के केस में, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, दो एटम के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से लेस पोलर सॉल्वेंट जो होता है इस रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को फेवर करता है। यानी SN1 को मोर पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा और SN2 को लेस पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा। अब हम देखते हैं लिविंग ग्रुप कि SN1 के केस में किस टाइप का लिविंग ग्रुप होना चाहिए और SN2 के केस में किस टाइप का लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बोथ द रिएक्शन द ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड इज अ स्लो स्टेप। बोथ द रिएक्शन मतलब क्या, कौन कौन सी रिएक्शन, बोथ द रिएक्शन मतलब SN1 और SN2, इन दोनों ही के केस में जहां पे हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है वो हमारी स्लो स्टेप होती है, ठीक है। और स्लो स्टेप क्या होती है, हमने देखा था अभी, वो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। यानी कि जितना जल्दी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे एक डाटा है कि अगर हम कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड देखेंगे तो इनका बॉन्ड ब्रेक जो होता है बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो। जब हम कार्बन और क्लोरीन को देखते हैं तो इनका जो रेट होता है बॉन्ड ब्रेकिंग का वो मॉडरेट रेट होता है। जब हम बात करते हैं कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड, तो इसमें जो होता है इनका रेट होता है ब्रेकिंग का वो फास्ट होता है, और कार्बन और आयोडीन का वेरी फास्ट होता है। तो ऐसा क्यों होगा, कार्बन क्लोरीन से इतना स्लो क्यों है और कार्बन आयोडीन का इतना फास्ट क्यों है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। उससे पहले मुझे ये बताओ कि कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, किसी भी एटम के बीच या किसी भी दो एटम के बीच बॉन्ड कैसे बनता है, सोचिए जरा। हमें पता है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग होती है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल वो लोकेशन होती है जहाँ पे एटम का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे हमारे पैसे कहाँ रहते हैं, बैंक में रहते हैं। वैसे जो एटम होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम मैंने बोला कि जहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे हैं तो जहाँ हमारे पैसे रहते हैं हम उसको बैंक बोलते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं और हमारा बैंक जहाँ रहता है वो तो दूर दूर है ना। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि एटम कहीं और अगर ऑर्बिटल कहीं होगा, नहीं, ये एटम क्या होगा, इस ऑर्बिटल के इस
मतलब जो ऑर्बिटल है वो एटम के एरिया में ही रहता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है, इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम, जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और हमने बोला ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये कैसे बना होगा, ये ऐसा बना कि दोनों हाइड्रोजन आए, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने यहाँ पे शेयरिंग करी और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। मतलब इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। इसकी वजह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं, ये देखो, ये हमारा, ये तुम्हें शेप दिख रहा है, ये s ऑर्बिटल है, दिस वन इज p ऑर्बिटल एंड दिस वन इज d ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो है s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है। अब ये स्पेरिकल शेप क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो s ऑर्बिटल है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो इस एरिया में प्रेजेंट रहेंगे, इस स्पेरिकल एरिया में प्रेजेंट रहेंगे। जितना भी तुम्हें ब्लू शेडेड एरिया रीजन दिख रहा है वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पाने, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी का जो एरिया है वो इतना यही होता है, स्पेरिकल होता है। जब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की, इस वाली शेप को हम बोलते हैं डम्बल शेप। डम्बल तुम लोगों ने जिम में देखे होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं डम्बल शेप। तो जो p ऑर्बिटल होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इसी ब्लू शेडेड एरिया में पाए जाते हैं, ऐसे जितना तुम्हें ब्लू शेडेड एरिया दिख रहा है ना डम्बल शेप में, बस वहीं पाए जाते हैं। यहाँ नहीं पाए जाएंगे, यहाँ नहीं पाए जाएंगे, बस इस डम्बल शेप के एरिया में पाए जाते हैं p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स। जब हम बात करेंगे d ऑर्बिटल का, इसका शेप होता है डबल डम्बल, यानी कि एक डम्बल ये, ठीक है, और दूसरा डम्बल है ये। इसी ब्लू शेडेड एरिया में इस डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स में ही तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ही बॉन्ड बनता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये मैंने ले रखा है, ये कार्बन है ब्लैक वाला, ये व्हाइट वाले को हाइड्रोजन मान लो, इन सब के साथ क्या है, एक हैलोजन लगा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब क्या है, देखो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का, सबसे छोटा साइज क्या है, फ्लोरीन का। इन्होंने बोला है कि जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ द हैलोजेंस। यहाँ हम इफेक्टिव ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, कार्बन और हैलोजन के ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे इन हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है, इनकी जो ओवरलैपिंग होती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वो वीक बन रहा है, और जब वीक बॉन्ड बनेगा तो उसको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। इसलिए जो कार्बन और फ्लोरीन का जो तुम्हें बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए इसको बॉन्ड ब्रेक करना सबसे वेरी स्लो रेट क्यों होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बन और आयोडीन की, इनका साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो जाता है। यहाँ पे इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है इसका रेट फास्ट हो जाता है, वेरी फास्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इन दोनों गर्ल्स का क्या है, साइज और वी कैन से हाइट वगैरह सब कुछ सेम है। तो जब ये गले मिलेंगे तो इनकी जो जो हगिंग होगी बहुत इफेक्टिव होगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो इनमें साइज डिफरेंस, एक बहुत बड़ा साइज का है, एक बहुत छोटा साइज का है। तो जब ये हग करेंगे वो इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव कौन सी, ये वाली ओवरलैपिंग इफेक्टिव है, ये वाली ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है। यानी कि जो हमने देखा था, कार्बन और क्लोरीन का बहुत स्लो होता है इस बॉन्ड को तोड़ना, और कार्बन आयोडीन का बहुत फास्ट होता है। वो क्यों होता है, ओवरलैपिंग, एक ओवरलैपिंग फैक्टर की वजह से। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल का साइज सिमिलर होना चाहिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए। क्यों, ओवरलैपिंग जितना इफेक्टिव होगा उतना ही उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। कार्बन और फ्लोरीन का जो है, इनका जो साइज है वो सिमिलर है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, और रेट क्या हो जाता है, वेरी स्लो, ठीक है। कार्बन आयोडीन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ओवरलैपिंग क्या है, कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो गया, इजी हो गया। तो मेन फैक्टर यही है, ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल का साइज सिमिलर होना चाहिए, ओके। सो ये हमने कुछ डिफरेंस देखे हमारे SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में। बाकी हम कल के लेक्चर में
कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।